हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी हमारे वीडियो लेक्चर के साथ में। देखिए दोस्तों, ये लेक्चर जो है हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 आज लेने वाले हैं दोस्तों, जिसका पहला पोर्शन हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। और साथ ही हमने हमारे प्लेलिस्ट में कई सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो क्लास 8 से रिलेटेड हैं, क्लास 6 के रिलेटेड हैं, हमने और क्लास 7 से रिलेटेड हैं, हमने अपलोड किए हुए हैं। तो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा दोस्तों। सो देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है भारतीय गणतंत्र की स्थापना। ओके, तो ये चैप्टर का जो है हमने कई सारे पोर्शन इसके कवर कर चुके हैं। सो आज का हमारा लेक्चर जो है स्टार्ट होता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। तो देखिए, इसके ठीक पहले हमने भारत विभाजन की बात पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि कांग्रेस जो है वो भारत का विभाजन कतई नहीं चाहती थी। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग थी वो अंग्रेज़ों के बहकावे में आ गई और उसने जो है विभाजन की मांग कर ली। तभी जाके इंडिया और पाकिस्तान जो है दो अलग अलग देश बन कर के उभर गए और यही कारण हुआ कि भारत का विभाजन हो गया दोस्तों। इसमें कई प्रकार के नुकसान भी हुए, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। तो आज का हमारे लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। तो देखिए दोस्तों, माउंटबेटन नाम की एक योजना जो है भारत आती है। ओके, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंग्लैंड के संसद द्वारा जो है, इसको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी कहा गया, माउंटबेटन योजना को, जो इंग्लैंड के संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित किया गया था दोस्तों। इसमें व्यवस्था की गई थी कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हम घोषित कर देंगे और उसके पश्चात जो है ये दोनों जो है दो स्वतंत्र राष्ट्र जो है बन करके आगे आ जाएंगे। इसके बाद जो है उन पर इंग्लैंड का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसा माउंटबेटन योजना कहती है कि पार्लियामेंट में, मतलब इंग्लैंड के जो ब्रिटेन थी उसके पार्लियामेंट में यह घोषणा की गई थी। तो ऐसी बातें इसमें कही जाती हैं माउंटबेटन योजना में। ये कब आई हुई थी माउंटबेटन योजना भारत में? तो भारत में ये 1946 में आई हुई थी दोस्तों, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन आए हुए थे, जो कि अंतिम वायसराय के रूप में, जिसको गवर्नर जनरल भी कहा जाता है, के रूप में आए हुए थे। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पे कवर करते हैं स्वतंत्रता की घोषणा। अब ये स्वतंत्रता की घोषणा कैसे होती है दोस्तों? देखिए, 14 अगस्त की आधी रात के बाद जो है 15 अगस्त आने वाली थी, यानी 12 बजे के बाद का समय 15 अगस्त था। ओके, सभी लोग जो है संविधान सभा में इंतजार कर रहे होते हैं, मतलब सभी भारतीय, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य होते हैं। और तभी जो है एक उनको सूचना मिलती है, रेडियो में प्रसारण किया जाता है कि भारत जो है अब आज़ाद हो गया। ये घटना जो है, ये जो रेडियो का प्रसारण था, यह घटना जो है दोस्तों सीधे सीधे ब्रिटेन से उनको जो है ये सुनने को मिल रहा था कि इंग्लैंड की हुकूमत बोल रही है कि अब भारत जो है आज़ाद हो गया है और अब से हमारा अधिकार वहाँ नहीं रहेगा। तब जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के स्वतंत्रता घोषणा करते हुए भारत में जीवन और स्वतंत्रता का उदय हुआ, ऐसा कहते हैं। और फाइनली ये घोषणा कब करते हैं? ये जो है 14 अगस्त की रात 12 बजकर 1 मिनट पे ये घोषणा होती है, जो कि बन जाता है आपका 15 अगस्त। ओके, क्या बन जाता है दोस्तों? 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को फाइनली जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू रात में 12 बजकर 1 मिनट में ये घोषणा करना प्रारंभ करते हैं। ओके, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये माइक के समक्ष, और ये घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं। ये एक ब्रिटिशर्स ने ला करके उनको थमाया है ये घोषणा पत्र कि सर ये लीजिए, आपके इंडिया का ये घोषणा पत्र है, आप इसको पढ़िए। तो जो यहाँ पे जो भारतीय थे वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और संविधान सभा स्वतंत्र भारत की संसद के रूप में काम करने लगी। ओके, अब जो संविधान सभा थी उनकी, जिसके बारे में हमने डिस्कशन करा था पिछले लेक्चर में, तो वो संविधान सभा जो है अब जो है स्वतंत्र देश में काम करने लगी अपने हिसाब से। ओके, और फाइनली जो है देश जो चाहती थी इतने दिनों से, उसको वो चीज़ मिल गई। तो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए और पहले गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन को ही माना जाता है, जो कि ब्रिटिशर्स के मौजूदगी में था। ओके, लेकिन उसके बाद जो है जैसे लॉर्ड माउंटबेटन जो है यहाँ से चले जाते हैं, इंडिया से रवाना हो जाते हैं, उसके बाद जो है राजगोपालाचारी को यहाँ का पहला गवर्नर जनरल माना जाता है। ओके,
तो फाइनली इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था स्वतंत्र भारत का, ऐसा क्वेश्चन आता है। कौन सा अंग्रेज था, तो वो आएगा माउंटबेटन। कौन सा भारतीय था, तो वो आएगा राजगोपालाचारी। ओके। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त की सुबह दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्र भारत का तिरंगा झंडा लहरा दिया। और संपूर्ण देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी तत्कालिक जो खाद्य मंत्री थे उस समय, उनका नाम था आर के पाटिल, उन्होंने भी तिरंगा झंडा रायपुर में लहराया दोस्तों। ओके। और इस प्रकार भारत के निर्माण का कार्य जो है वो शुरू हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत का निर्माण का कार्य कैसे प्रारंभ हुआ। ओके, किस रास्तों से होकर के गुजरा। लेकिन उस समय अभी भी भारतीयों को एक तकलीफ थी। क्या तकलीफ थी? जो भारत में रहने वाले जो नवाब साहब थे ना, जितने राजा महाराजा देसी रियासत थी, जितने राजवाड़े खानदान के थे, वो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे थे कि हम जो है इंडिया में रहें, ओके, या पाकिस्तान चले जाएं। क्योंकि पाकिस्तान मतलब कि एक मुस्लिमों का एक मुस्लिम मेजोरिटी प्रांत था। मुस्लिम मेजोरिटी जो है वो देश बन चुका था। सो फाइनली ये सोच रहे थे कि हम मुगल्स हैं, मुगल्स तो वहीं से आए हैं, तो हमको वहीं चले जाना चाहिए। तो कुछ नवाबों ने क्या किया दोस्तों, कुछ नवाब जो हैं वो पाकिस्तान की ओर चले गए। ओके, कुछ नवाब किधर चले गए, वो पाकिस्तान की ओर चले गए। और कुछ नवाबों ने इंडिया में ही रहना उचित समझा। ओके। सो फाइनली देखिए, यहाँ पे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे देश को जोड़कर रखा। देखिए क्या होता है, स्वतंत्र भारत के सामने कई तत्कालिक कार्य थे। पहला कार्य था देश में राजनीतिक एकता स्थापित करना। और 1947 में अंग्रेजों द्वारा सीधे तौर पर शासित होने वाले इलाकों का करीब जो है लगभग करीब करीब 550 से ज़्यादा स्वतंत्र देसी रियासत थी वहाँ पे। मतलब जिन क्षेत्रों पे इंडिया आज़ाद हुआ था, खास करके जो हैदराबाद था दोस्तों, हैदराबाद का जो निजाम क्षेत्र था, ओके, वहाँ पे तो अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाने की कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि ये सभी निजाम जो है अंग्रेज़ों की सहायता करते थे, उनके साथ मित्रता का संबंध रखते थे। तो देखिए, स्वतंत्रता की घोषणा के समय यह व्यवस्था हुई कि इंग्लैंड से भारत के स्वतंत्र होने के साथ साथ सभी देसी रियासतें भी स्वतंत्र हो जाएंगी। और क्योंकि वो अंग्रेजों के अधीन थी, वो भी आज़ाद हो गई। अब ये उनकी मर्जी है कि वो कहाँ रहना चाहते हैं। ओके, यह निर्णय उनके ही हाथ में था। अब ये स्वतंत्र रहेंगी और भारत या पाकिस्तान किसी में भी जाकर रह सकती हैं, ऐसा घोषणा किया गया। लेकिन इन रियासतों के स्वतंत्र बने रहने से पर भारत की एकता और सुरक्षा खतरे में पड़ जाती, क्योंकि ये चाहते कि हम अलग से देश बनाएंगे। जैसे हैदराबाद सोच रहा था हम अलग से देश में रहेंगे, हमारा अलग रहेगा, ना इंडिया के साथ ना पाकिस्तान के साथ। तो आप खुद सोचिए, हैदराबाद जो भारत के अंदर है, अगर वो अलग देश बना लेता तो कैसा दिखता वो। भारत का जो मानचित्र है वो बीच में एक होल नज़र आता। ओके, तो ये सही नहीं लगता दोस्तों। सो फाइनली यहाँ अगर हम देखें इस बात को कि देसी रियासतों के विलय का कार्य तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया, क्योंकि वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, हाजिर जवाबी थे। ओके, और उनको तो लौह पुरुष भी कहा गया है इतिहास में। तो सरदार पटेल ने छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलय के लिए इन्होंने क्या किया, 1947 ईस्वी में नागपुर भी आए। ओके, और उन्होंने क्या किया, मतलब दिसंबर 1947 में नागपुर आए, और उनके समझाए जाने से यहाँ के कुल 14 रियासतों ने कहा कि हम भारत के साथ रहेंगे। ओके, जिनमें से कुछ नाम आप देख सकते हैं, जैसे कवर्धा हो गया, शक्ति हो गया। छुई खदान का विलय जो है वहाँ के जन आंदोलन के बाद हुआ, मतलब वहाँ पे कुछ छोटी छोटी आंदोलन चल रही थी, उसके बाद वहाँ का विलय हुआ दोस्तों। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। और इस प्रकार सरदार पटेल की सूझबूझ के कारण भारत की कुल जितनी भी यहाँ पे नवाब थे, तो उनमें से लगभग 562 देसी रियासतों में से ज़्यादा रियासतों ने भारत में ही रहना स्वीकार किया और कहा कि हम आज़ादी के बाद भी भारत में ही रहेंगे, क्योंकि हमको सम्मान पाकिस्तान में नहीं मिल सकता, भारत में ही मिलेगा, ऐसा उनको फील हुआ। अब इसी सूझबूझ के कारण उन्हें लौह पुरुष का खिताब दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब उनके सामने जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद का विलय जो है वो बचा हुआ था, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे कि हम तो अलग से रहना चाहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जूनागढ़ का विलय। जूनागढ़ सौराष्ट्र की एक छोटी सी रियासत थी, सौराष्ट्र मतलब गुजरात की। ओके, वहाँ का नवाब जो है पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, क्योंकि गुजरात तो पाकिस्तान के पास था। कहते थे कि हम यहीं पे शामिल हो जाएंगे, इतना दूर हम भारत की ओर क्यों जाएंगे, पाकिस्तान तो हमसे जुड़ा हुआ है। परंतु जूनागढ़ की जनता चाहती थी कि नहीं, हमको भारत में ही रहना चाहिए, क्योंकि भारत में रहने से यहाँ पे हमको मान सम्मान मिलेगा, आज़ादी मिलेगी, खुशी से रह पाएंगे। ओके, अतः जनता के दबाव में नवाब पाकिस्तान भाग गया। ओके,
और इस प्रकार जो है फरवरी 1948 में जूनागढ़ भी भारत में विलीन हो गया, क्योंकि नवाब चाहता था पाकिस्तान में रहना, जनता चाहती थी भारत में रहना। तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, तो नवाब को कहा गया कि आप ठीक है पाकिस्तान में रहना चाहते हो तो पाकिस्तान जाओ, और हम जनता जो है भारत में रहना चाहते हैं भारत में रहेंगे, ओके। और भारत में ही रहा उसने। तो देखिए उसके बाद हम देखते हैं कश्मीर का विलय। कश्मीर रियासत के राजा थे राजा जयसिंह ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया, कहा कि ना हम भारत में रहेंगे ना पाकिस्तान में। परंतु वहाँ की जो जनता थी शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में भारत में विलय की मांग करने लगी, ओके। जब स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रोत्साहन से सशस्त्र घुसपैठियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया, तो राजा जय सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। अब इसके कहानी को मैं आपको समझाना चाहूँगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, आज़ादी होने के बाद जो है पाकिस्तान के घुसपैठियों ने क्या किया, जो हमारा कश्मीर का जो क्षेत्र है दोस्तों, इस तरीके से भारत के जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का जो क्षेत्र है, लद्दाख का जो क्षेत्र है, इसमें इनके घुसपैठियों ने एंट्री कर ली। तब जो है जो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे राजा हरि सिंह, ओके, राजा हरि सिंह, उन्होंने कहा, अपने जो गुप्तचर थे उनको कहा कि आप जाइए और भारत से मदद मांगिए। तब वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आए, क्योंकि वो गृह मंत्री बने हुए थे। तो उनको कहा कि ऐसी ऐसी बात है, पाकिस्तान हम हमारे ऊपर अटैक कर दिया। तो उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, कहा अगर आपका राजा हमारे साथ मिलने को तैयार है तो हम उनकी सहायता करेंगे। तो जाकर के उसने फिर से राजा को बताया, राजा हरि सिंह को, कि सर सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल रहे हैं कि भारत में मिलोगे तभी हम सहायता करेंगे। तो राजा ने कहा इन पाकिस्तान के जो घुसपैठियों के हाथों हम हथकट्टे चढ़ जाएंगे और हमारी मौत हो जाएगी, उससे अच्छा हम भारत के साथ ही मिल जाएं। तो उन्होंने हामी भर दी और उस समझौते को स्वीकार कर लिया। तब जाके भारत की सेना जाती है और पाकिस्तानी घुसपैठियों को कुचलते मारते जाती है, गाजर मूली की तरह उनको काट देती है दोस्तों। और लड़ते लड़ते ये कराची तक पहुंच जाते हैं। तभी वो भारत में सूचना पहुंचाते हैं कि हम कराची तक पहुंच गए, थोड़ी दूर और फिर लाहौर भी जीतेंगे, तिरंगा झंडा लहराएगा वहाँ। तभी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पता नहीं उनको क्या होता है, कैसे होता है, कि उनको जो है यूएनओ का कॉल आ जाता है। और यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की। और वो अभी तक तो एंट्री नहीं मार रही थी, लेकिन अब उसने एंट्री मारा और उसने कहा भारत को कि तुम जो है अपनी सेना वापस ले लो, और जहाँ तक कि तुम्हारी लड़ाई हुई है वो पाकिस्तान का जो कब्जा है उसको वापस दे दो, और जो तुम्हारा क्षेत्र है उसको तुम वापस रख लो। तो 8 घंटे युद्ध होने के बाद दोस्तों, 8 घंटे के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आप आगे मत बढ़ो, रुक जाओ बस, ओके, आप रुक जाओ। लेकिन 8 घंटे तक क्या हुआ कि जो पाकिस्तान की सीमा थी वो पहले भारत में एंट्री कर चुकी थी। जब लेट में डिसीजन लिया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा कि आप जाइए अटैक कीजिए, तब जाकर के भारत की सेना गई। तभी जो है भारत का जो क्षेत्र है जिसको आप जानते हो, ये वाला जो हिस्सा है इंडिया का, ये वाला हिस्सा जिसको आप क्या कहते हो, पाकिस्तान और ऑक्युपाइड रीजन, ओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कश्मीर का जो ये वाला जो क्षेत्र है पीओके जिसको कहा जाता है, पाकिस्तान ने जिसको कब्जा करके रखा है, अधिकृत करके रखा है, जिसको पाकिस्तान बोलता है ये मेरा हिस्सा है बोल के, जिसके नाम से इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई होती है। तो वो चीज़, वो जगह जो है पाकिस्तान बोलती है कि इसको हम नहीं छोड़ेंगे, हमने कब्जे में किया था, हम नहीं छोड़ेंगे। जो कि भारत की आर्मी उनको कराची तक धकेल दिया था, ओके। तो यहाँ पे हमारे जो राजनेताओं की यहाँ हार समझ में आती है। उसने यूएनओ को नहीं कहा कि आप ये दोहरापन क्यों दिखा रहे हो, हमारी सेना ने भी तो पाकिस्तान को हराया है, और पाकिस्तान का वो क्षेत्र हमारा होना चाहिए अगर आप हमारे पीओके को पाकिस्तान का बोलते हो तो यही वो बात है दोस्तों जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर के लिए लड़ते हैं। अभी तक आपको पता नहीं था ना, मुझे मालूम है, आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा, ओके। सो अब उसके बाद देखते हैं हैदराबाद का विलय कैसे हुआ। तो हैदराबाद का निज़ाम जो है वो पाकिस्तान के बहकावे में आकर स्वतंत्र रहना चाहता था, बोलता था कि मैं आज़ाद रहूँगा, भारत के साथ नहीं मिलूंगा। तभी जो है वहाँ की जनता जो है स्वामी रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में हैदराबाद का भारत में विलय चाहती थी। तो इनकी मांग को दबाने के लिए निजाम जो है उन पर अनेक अत्याचार करने लगे। लेकिन आखिरी में क्या हुआ, भारतीय सैनिकों ने निजामों को खामोश कर दिया, कहा तुम कायदे से रहो, हमारे देश की सेना तुम्हारे चारों ओर है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो बेवकूफ़, ओके, समझना पड़ेगा तुम्हें। और हैदराबादी जो रियासत थी उसको भी भारत में विलय कर लिया गया दोस्तों। उसके बाद देखिए क्या होता है, नए संविधान का निर्माण होता है। इसमें जो है आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनको संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
और स्वतंत्र भारत के लिए संविधान के प्रारूप बनाने का कार्य इन्होंने 26 नवंबर 1949 को पूर्ण कर लिया। ओके, जिसमें जो है इसने इन्होंने क्या किया, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने की बात कही गई। अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था। बिल्कुल बन गया था, तो 26 जनवरी को इतने दिनों बाद, 2 महीने बाद क्यों लागू किए? कारण यह है दोस्तों, क्योंकि जब लाहौर अधिवेशन हो रहा था, आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी, फ्रीडम मूवमेंट जब चल रहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 26 जनवरी की तारीख को लाहौर में झंडा फहराते हैं और कहते थे, उन्होंने कहा था कि इसी दिन जो है हम हमारे देश को आज़ाद करके संविधान को लागू करेंगे और हमारे देश में संविधान हमारे हिसाब से चलेगा, कानून व्यवस्था भारत की जनता के हिसाब से चलेगी। तभी जो है ये 26 नवंबर को बनने के बावजूद भी 26 जनवरी को संविधान को लागू किया गया। ये बात भी आपको क्लियर होगी। इस प्रकार जो है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र राष्ट्र बन गया दोस्तों, और इसलिए तब से लेकर के यह दिन जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो देखिए, भारतीय जो जितने भी भारतीय थे वो बहुत ही खुश थे कि हमारा देश आज़ाद हो गया, हम गणतंत्र मना रहे हैं। तभी क्या होता है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है भारतीयों ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मानवता और लोकतंत्र के राष्ट्रीय मूल्यों को स्वीकार करने की कोशिश करी। तो देखिए दोस्तों, आपको इसमें जो है संविधान की जो प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक जो है संप्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने की कल्पना करते हैं। जो बात वहाँ पे कही गई है, आप सभी को वो बात याद होनी चाहिए, इसलिए आप प्रस्तावना को गूगल से सर्च कीजिएगा और उसको याद कीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है वो। और हमारे देश के जो संविधान में इसका बहुत ही महत्व दिया गया। हमारे संविधान में भारत की सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर नियमों का संकलन किया गया है। ओके, जिसके अनुसार हमारे देश की शासन व्यवस्था चलती है, क्योंकि संविधान मतलब हमारे देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए कानून व्यवस्था। और हमारे संविधान की अन्य विशेषताओं के बारे में आप नागरिक शास्त्र के चैप्टर में पढ़ोगे, जो कि डिटेल से मैं आप सभी को बताने वाला हूं। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। आई होप कि आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप सभी को हमारा ये लेक्चर पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कमेंट करके हमको बताइए कि आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगता है और आप हमसे क्या डिमांड चाहते हैं। ओके, आपकी क्या मांगे हैं इस लेक्चर से रिलेटेड। ओके, आई थिंक आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, आप होंगे कामयाब। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, आप होंगे कामयाब।